नमस्ते दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। दोस्तों, हमारा पार्टनरशिप एक्ट चल रहा था एंड नाउ वी आर इन द थर्ड यूनिट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये थर्ड यूनिट टेक्निकली हमारा लास्ट यूनिट है पार्टनरशिप एक्ट का। इस थर्ड यूनिट में हमको दो चीज़ें डिस्कस करनी है, एक रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्लियर करना, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं। बेचारा बहुत छोटा सा यूनिट है, यूनिट नंबर थर्ड एकदम चुन्नू सा छोटा सा यूनिट है। एक वीडियो में हमारा रजिस्ट्रेशन निपट जाएगा और सेकंड वीडियो में हम डिसोल्यूशन निपटा देंगे, तो दो वीडियो का पूरा काम है। इस वीडियो में फिलहाल हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की। चलिए, सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। एक पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल है। आप चाहे तो अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप चाहे तो नहीं करा सकते। मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि फर्म रजिस्टर्ड करानी ही पड़ेगी। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, इंग्लिश लॉ में इट्स कंपलसरी। इंग्लिश लॉ में इट्स कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, जबकि इंडिया में कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। एक छोटी सी बात समझना, जैसे एक टीचर ने थोड़ा होमवर्क दिया और बच्चों को कहा कि डूइंग होमवर्क इज नॉट कंपलसरी, ये ऑप्शनल होमवर्क है, आपकी इच्छा हो तो करके आ जाना। जो होमवर्क नहीं करके आएगा उसको मैं 10 थप्पड़ मारूंगा, उसको मैं बाहर धूप में बिल्कुल जो मेन ग्राउंड है उसके बीच में मुर्गा या मुर्गी बनाऊंगा, डिपेंड करता है जेंडर, मुर्गा या मुर्गी बनाऊंगा। घर पे फ़ोन करके बोलूँगा कि आपका बच्चा निकम्मा नालायक पढ़ता नहीं है। बाकी होमवर्क कंपलसरी नहीं है, होमवर्क इज़ ऑप्शनल। आप करें नहीं करें वो आपकी मर्जी है, होमवर्क इज़ ऑप्शनल। खाली 10 थप्पड़ मारूंगा, बाहर मुर्गा मुर्गी बनाऊंगा और घर पे फ़ोन करूंगा, बस। और बाकी तो ऑप्शनल आपकी मर्जी है। बिल्कुल ऐसा ही ऑप्शनल कुछ इंडिया के पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो करो, आपकी इच्छा तो मत करो। लेकिन नहीं करोगे ना तो ऐसा तबीयत का पकड़ के धोएंगे, ऐसा तबीयत का पकड़ के धोएंगे कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा। ऐसा हमारे एक्ट में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्ट में लिखा हुआ है। देखिए, पहली बात, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। दूसरी बात, कभी भी करवाया जा सकता है। मतलब फर्म आपने आज बनाई, आप 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, करा सकते हो। क्लियर करना, आप जब लेट रजिस्ट्रेशन कराते हो, फर्म बनती तब रजिस्ट्रेशन कराओ तो ठीक है। आप लेट कराते हो, थोड़ी कुछ पेनल्टी है, कुछ 100 रुपया साल की पेनल्टी है। मतलब 5 साल बाद करा रहे तो 500 रुपये आपको पेनल्टी देनी है। आप रजिस्ट्रेशन कभी भी करवा सकते हो। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रजिस्ट्रार के पास होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप नाम से कुछ होता नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, यानी पार्टनरशिप फर्म में जो गवर्निंग गवर्नमेंट है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि अगर आप कंपनी में बात करो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, नॉट पार्टनरशिप, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, इन स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स चलते हैं। वैसे ही कंपनी पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स चलते हैं, वहाँ जो गवर्निंग गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। चलिए, अब थोड़ा सा हम कुछ लॉ में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म को लेकर कुछ सिंपल सिंपल बातें यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म में बी मतलब ऑप्शनल, में भी कंपल्सरी नहीं किया ना। अफेक्टेड एनी टाइम मतलब कभी भी, जो हमने लिखा था कभी भी, जरूरी नहीं है कि जब फर्म बनेगी तभी करना पड़ेगा, आप उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करना चाहो कर सकते हैं। बाय सेंडिंग बाय पोस्ट और डिलीवरिंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया इन विच एनी बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जो आपका बिजनेस का प्लेस है फर्म का, उस प्लेस पर आप जो रजिस्ट्रार है उसको आप नोटिस भेज दो, डॉक्यूमेंट्स भेज दो। डॉक्यूमेंट्स क्या भेजने नीचे लिखे हुए हैं,
भेज दो, काम हो जाएगा। आप खुद जाके हैंड ओवर भी कर सकते हो, आप बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हो, दोनों चलेगा। यानी अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म जयपुर में है तो जयपुर में जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स उसको देना पड़ेगा। अगर आपका जोधपुर में है तो जोधपुर के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को देना पड़ेगा। अगर आप इंदौर में हैं, अगर आप अहमदाबाद में हैं, अगर आप कानपुर में हैं, अगर आप लखनऊ में हैं, तो अब जहाँ है उस अकॉर्डिंगली जो भी रजिस्ट्रार आपके उस एरिया के अंदर आता होगा उसको देना पड़ेगा। यानी द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म मे बी अफेक्टेड एट एनी टाइम बाय सेंडिंग बाय पोस्ट or delivering to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated। यानी जहां आपका बिजनेस होता है, जहां पे आपका ऑफिस है या जहां पे आपका ऑफिस बनने वाला है, प्रपोज्ड। जरूरी नहीं ना पार्टनरशिप फर्म बन चुकी है, एग्जिस्टिंग का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ऑलरेडी ऑफिस बन चुका, आप नई फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, अब तक फर्म बनी नहीं है, तो फिर प्रपोज्ड ही होगा ऑफिस, तो वहाँ ऑफिस सिचुएटेड कैसे होगा। स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसमें आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिसके साथ आपको कुछ फीस वगैरह देनी पड़ेगी। उस प्रपोज्ड स्टेटमेंट में आपको फर्म का नाम बताना पड़ेगा, प्लेस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब कहाँ कहाँ काम करेगी और मेन ऑफिस कहाँ सिचुएटेड होगा। द नेम्स ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, अगर कहीं और आप काम कर रहे हो, कहीं और भी आपका बिजनेस चल रहा है, तो वो सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। मतलब ये दोनों चीज़ें कुल मिला के आपके प्लेस ऑफ ऑपरेशंस को बी और सी पॉइंट कवर करते हैं। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, किस पार्टनर ने कब कब ज्वाइन किया, क्लियर करना। न्यू फर्म में तो दिक्कत नहीं है, सभी के लिए अभी बोल सकते हैं, लेकिन अगर ओल्ड फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है तो माइट भी पॉसिबल पहले ए और बी दो पार्टनर थे, उसके बाद सी आया, तो फिर सी आने के बाद आपने सोचा चलो आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तो ए और बी तो पुराने हैं, सी बात का आपको बताना पड़ेगा। द नेम इन फुल, पूरा नाम, परमानेंट एड्रेस पार्टनर्स का और ड्यूरेशन ऑफ फर्म, अगर कोई ड्यूरेशन डिसाइडेड है तो वो। इसके साथ मतलब ये तो फॉर्म में देना ही पड़ता है, इसके साथ आपको फीस देनी पड़ती है, प्लस अगर आपका पार्टनरशिप डीड है तो वो पार्टनरशिप डीड देना पड़ता है। एक बात क्लियर कर लेना, रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है तो रिटर्न में पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है। अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो रिटर्न डीड होना कंपलसरी है। आपने डीड में या रजिस्ट्रार को जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहें जब ऑल्टर कर सकते हैं। यानी अभी आपने पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड कराई, दो ही पार्टनर ए और बी, दो ही पार्टनर है, आपने रजिस्टर्ड करवा ली, फिर आपने सी का एडमिशन किया, तो आप रजिस्ट्रार को नोटिस दे दो कि सी एक नया पार्टनर और जुड़ चुका, आप ऐड कर लो, तो वो अपने रजिस्टर में ऐड कर लेगा। रजिस्ट्रार एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें वो एंट्री करता है, भैया ये फर्म के नाम से ये रजिस्टर्ड हुआ है, ये प्लेस है, ये पार्टनर्स है, ये इनका एड्रेस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पे रजिस्टर में एंटर करता है और आपको एक फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है। तो यहाँ क्लियर करना, सब चीज़ें बाद में अमेंड की जा सकती है, चेंज की जा सकती है, जैसे जैसे चेंज होगा आपको रजिस्ट्रार को इस बात का नोटिस देना है कि हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले ऐसा ऐसा था, अब हमने PSR चेंज कर लिया, पहले PSR 3:2:1 था, अब हमने 1:1:1 कर लिया, इक्वल कर लिया। आप रजिस्ट्रार को बता दो जो चेंज हुआ है। आपने चेंज रजिस्ट्रार को नहीं बताया मतलब वो चेंज रजिस्टर नहीं हुआ है। रजिस्ट्रार तो अगर कभी कोई केस वगैरह होगा तो पुरानी वाली फर्म ही मान के चलेगा। द स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, या तो सभी पार्टनर्स साइन करें, या पार्टनर अगर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, यानी अपना एजेंट बना ले स्पेसिफिकली इस काम के लिए, अपनी पावर दे दे, पावर ऑफ अटॉर्नी देना यानी एक तरह से एजेंट अपॉइंट करना इस स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो इन दैट केस वो एजेंट भी साइन कर सकता है। ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल ऑल्सो वेरीफाई इट इन द मैनर प्रेस्क्राइब, यानी हर जो व्यक्ति साइन कर रहा है उसके नीचे वेरिफिकेशन भी होगा, किसी बंदे ने साइन किया, मेरे सामने साइन किया है, उसका भी वेरिफिकेशन होगा। द फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, फर्म के नाम में ये शब्द नहीं होने चाहिए, क्राउन, एम्परर, ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व हैं, जिनको सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, वो भी नाम आप यूज़ नहीं कर सकते हो। पर क्लियर करना, अगर आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो आप स्टेट गवर्नमेंट से रिटर्न में ऑर्डर ले सकते हो, परमिशन ले सकते हो कि हम ये वर्ड यूज़ करना चाहते हो, और अगर उनको अप्रोप्रिएट लगे तो आपको परमिशन दे सकते हैं कि आप इस वर्ड को यूज़ कर लो। यानी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कभी भी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है आपके एरिया का, जहाँ आपका मेन बिजनेस लोकेटेड है, उस प्लेस में जो भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है उसको आपको भेजना पड़ेगा नोटिस। उसमें आपको क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी, एक तो फॉर्म भर के देना पड़ेगा, एक फीस देना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड देनी पड़ेगी। फॉर्म में क्या क्या जानकारी देनी पड़ती है वो हमने अभी पॉइंट्स देख लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और क्लियर कर ली थी कि
कभी बाद में अगर हम चाहें अमेंडमेंट करना, चेंज करना, तो हमें वापस नया नोटिस देना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि भैया ये चेंज हो गया, एक पार्टनर की डेथ हो गई, एक पार्टनर रिटायर हो गया, एक पार्टनर नया आ गया, हमारा PSR चेंज हो गया, हमारा कुछ भी कोई भी चेंजेस आए तो सब जानकारी आपको देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58 ऊपर वाला हैव बीन फुली कंप्लाइड विद, ऊपर वाला मतलब वही फॉर्म वगैरह, फीस वगैरह, डीड वगैरह सब आपने प्रॉपर दी है ना। He shall record an entry of statement in the register called the register of firms। रजिस्टर ऑफ फर्म में वो एक एंट्री करेगा और वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेगा कि भैया ये फर्म रजिस्टर्ड हो गई। वो फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस सब लिख के फाइनली फर्म रजिस्टर्ड, ठीक है साहब, एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। यहाँ एक बात लेकिन उन्होंने क्लियर बोली है कि एंट्री करना एक क्लरिकल प्रोसेस है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली एकदम फीस वगैरह सब डॉक्यूमेंट वगैरह एकदम प्रॉपर फाइल किए हैं, आपने रजिस्ट्रार को दे दिए, तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई है। When the registrar is satisfied that the provision of section 58 have been duly compiled with, he shall record an entry of the statement in the register called registrar of firms and shall file the statement। वो रजिस्टर उसमें फाइल कर देगा, मतलब उस पर रिकॉर्ड भी लिख लेगा। Then he shall issue certificate of registration। वही मैंने कहा एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके साथ आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, however registration is deemed to be completed as soon as an application in the prescribed form with the prescribed fees and necessary details concerning the particulars of the partnership is delivered to the registrar। यानी prescribed form, उसके बाद फीस और necessary details। डिटेल्स में क्या होता है, पार्टनर्स का एड्रेस प्रूफ लगा दो, पार्टनर्स का फोटो लगा दो और पार्टनरशिप डीड की कॉपी लगा दो, ये सब नेसेसरी डिटेल्स हो गई। ये सब आपने प्रॉपर्ली लगाया है, फर्म को दे दिया, तो मान लिया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसने आगे क्लियर किया द रिकॉर्डिंग ऑफ एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स, ये सिर्फ एक रूटीन ड्यूटी है रजिस्ट्रार की, एक रूटीन काम है। जैसे ही आपने सब कुछ उसको दे दिया, चाहे पोस्ट से चाहे हैंड ओवर के हाथों से, दोनों ही केस में काम कंप्लीट हो चुका। लेट रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने बोला पेनल्टी है साहब, इफ द स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फर्म इज नॉट सेंट और डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1A। जिस दिन फर्म बनती है उसके महीने भर में देना होता है वैसे, लेकिन उस समय में आप नहीं दे पाएँ, हालांकि सेक्शन आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको 100 रुपये पर ईयर के हिसाब से फाइन देना पड़ता है डिलेड के लिए। आप चाहे जब करा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यही तो मैंने कहा था, मैंने कहा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो उल्टा लटका के धोएंगे, ऐसा छट्टी का दूध याद आ जाएगा। ऐसी ही कुछ कैलकुलेशन यहाँ है। अभी आप जब आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो नॉन रजिस्ट्रेशन है, यानी जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उसकी कितनी बुरी वाली वाट लगाई है, उस फर्म की कितनी बुरी वाली वाट लगाई है, अभी आप देखोगे। देखो इसके ऊपर भी ये बात क्लियर बोली है कि इंग्लिश लॉ में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, देयरफॉर अगर वह नॉन रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके लिए क्या है, पेनल्टी है। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी नहीं है, क्लियर है, और ना ही नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पेनल्टी है। हाँ, डिलेड रजिस्ट्रेशन के लिए पेनल्टी है, पर आप रजिस्ट्रेशन कराओ मत तो पेनल्टी नहीं है। हाउएवर अंडर सेक्शन 69 नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप गिव्स राइज टू नंबर ऑफ डिसएबिलिटीज विच वी शेल प्रेजेंटली डिस्कस। अभी हम डिस्कस करेंगे उन डिसेबिलिटीज को। कह रहा है सेक्शन 69 में एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड फर्म की बहुत सारी डिसएबिलिटीज है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ बुरा वाला धोया है तबीयत का एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म को। तो ऑल्दो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी yet the consequences or disabilities of non registration, जो नॉन रजिस्ट्रेशन की कॉन्सिक्वेंसेज, जो नॉन रजिस्ट्रेशन के जो डिसेबिलिटीज फर्म की होती है वो इतनी भारी है, वो धक्का देती है फर्म को कि रजिस्टर्ड करा ले वरना ठुक जाएगी लाला, रजिस्टर्ड करवा ले, ठुकने वाली है नहीं तो। इतने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज है नॉन रजिस्ट्रेशन के। देखो पहला ही पहला बहुत मस्त, नो सूट इन ए सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। यानी नॉन रजिस्टर्ड फर्म, जो अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसके बिहाफ पर ना तो उसका पार्टनर ना फर्म खुद, ना तो उसका कोई पार्टनर ना फर्म खुद थर्ड पार्टी पर सूट फाइल कर सकती है रिगार्डिंग सिविल लाइबिलिटी, यानी इन सिविल कोर्ट। मैं सारी बात समझाता हूँ। जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर्स है,
ABC 3 पार्टनर्स, द फर्म इज नॉन रजिस्टर्ड यानी अनरजिस्टर्ड फर्म है। यहाँ कोई मिस्टर एक्स है, मुझे नहीं आया, हाँ, यहाँ कोई मिस्टर एक्स है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कुछ गुड सप्लाई वगैरह लेकर, एक्स ने उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्स को कंपनसेशन देने का बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। एबीसी जनरली दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पर सूट फाइल कर सकती है ना, वे तूने ब्रीच किया बोल के, हाँ या ना? अरे दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक ने ब्रीच किया तो ये सूट फाइल कर सकता है ना। यहां पर एबीसी अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है, अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो सूट फाइल नहीं कर सकते। हाँ, यहां क्लियर करना, सिविल केसेस में, बिजनेस डील्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, उसमें अगर चोर चोरी करके ले जाए और ये केस करने जाए कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल करवाने जाए कि साहब हमारे यहाँ पे चोरी हो गई, एफआईआर फाइल करो, तो पुलिस वाला बोले अनरजिस्टर्ड फर्म है, बोले हाँ, बोले नहीं करेंगे सर। बोले तेरी, अरे फर्म रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, डाका डाला है, चोरी हुई है, मर्डर हुआ है, केस तो फाइल करेगा रे। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ चक्कू घोप दे बप, और तीसरा पार्टनर भागा 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 पुलिस के पास जावे, साहब हमारे पार्टनर्स में लड़ाई हो गई थी, उसका मर्डर कर दिया। पुलिस वाला पूछेगा फर्म रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है? हमने कहा अनरजिस्टर्ड। बोले फिर कोई केस नहीं बनता, मार दिया चक्कू, कोई बात नहीं, तुम भी मार दो वापस। ऐसा थोड़ी होता है यार। यानी सबसे पहले यहाँ क्लियर करो, एज फार एज क्रिमिनल लाइबिलिटी इज कंसर्न, दिमाग में बिठा लो, एज फार एज क्रिमिनल लाइबिलिटी इज कंसर्न, चोरी, डकैती, मर्डर, क्रिमिनल लाइबिलिटी इज कंसर्न, अनरजिस्टर्ड फर्म भी सूट फाइल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां सिविल लाइबिलिटीज बनती है, बिजनेस डील्स में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुए हैं, वहां पर फर्म के पास, अनरजिस्टर्ड फर्म के पास सूट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है साहब, अब समझे, अनरजिस्टर्ड फर्म सूट नहीं कर सकती है ना। अब इसमें समझे, यहां एक बात ध्यान देना, ऑल स्टार बना के लिखो यार, स्टार बना के, इंपॉर्टेंट बात है साहब, इंपॉर्टेंट बात ऐसे लिखने में मजा नहीं आता, पहले स्टार बनाया जाएगा रेड कलर से। यस, ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड, ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड, सारे पार्टनर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड, सारे पार्टनर्स क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड होने चाहिए। मतलब क्या, समझना, कोशिश करना इस बात को समझना। एबीसी 3 पार्टनर्स है, फर्म रजिस्टर्ड है, सी रिटायर्ड या डेथ हो गई, रिटायर्ड और डेथ सी की हो गई। अब कौन बचे? ए और बी। ए और बी ने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, नो री रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा ना, जब कोई चेंज आता है तो हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को वापस नोटिस देना पड़ता है कि भैया ये चेंज आया, हमारे पहले 3 पार्टनर थे, सी भैया तो भगवान को प्यारे हो गए, उनका राम नाम सत्य हो गया, अब हम ए और बी ही कंटिन्यू करेंगे साहब, और तो हम क्या करेंगे? अब आपने रजिस्ट्रार को ये जानकारी नहीं दी है, यानी आपके जो ए और बी हैं वो 2 ही पार्टनर बचे हैं, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, उसमें जो रजिस्ट्रार को वापस जानकारी देनी थी, री रजिस्ट्रेशन करवाना था टेक्निकली, वो आपने नहीं करवाया है। नाउ ए और बी वांट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, कैन दे फाइल ए सूट? यस, दे कैन फाइल ए सूट। सूट फाइल कर सकते हैं, यस 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 कर सकते हैं सूट। लॉ ने क्या लिखा है इंटरप्रिटेशन में, और मैं एक्चुअल लाइन आपको रीड करके बताऊंगा बाद में। ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड। भैया बताओ अब कितने पार्टनर हैं? 2। दोनों रजिस्टर्ड है कि नहीं है? है। अरे भैया जब 3 पार्टनर थे, सुनो भाई सुनो, ए बी सी 3 पार्टनर थे, उस समय फर्म रजिस्टर्ड थी, हाँ।
मतलब जब फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो ए का भी नाम दिया होगा, बी का भी नाम दिया होगा, सी का भी नाम दिया होगा, तीनों का नाम दिया होगा ना पीछे रजिस्ट्रार को। तो जब फर्म रजिस्टर्ड हुई तो तीनों पार्टनर्स फर्म के अंडर में रजिस्टर्ड हो गए ना, यानी ए और बी रजिस्टर्ड है कि नहीं है? कितने पार्टनर्स हैं? 2। कौन कौन? ए और बी दोनों रजिस्टर्ड है क्या? हाँ, यानी सूट फाइल कर सकते हैं। यही तुमने बोला, ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड। उल्टा केस एक और देखते हो, सेम ए बी सी 3 पार्टनर है, रजिस्टर्ड फर्म है, डी का एडमिशन हो गया, अब ए बी सी डी हो गए, डी का एडमिशन हो गया, अब ए बी सी डी हो गए, और नॉन रजिस्ट्रेशन, नो री रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया इन्होंने, नो री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, नो री रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। नाउ दे वांट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, क्या सूट फाइल कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। क्या बोला? ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड। ऑल द पार्टनर्स, कितने पार्टनर है? 4। कौन? ए बी सी डी। कितने रजिस्टर्ड है? 3। ए बी सी डी रजिस्टर्ड है क्या? नहीं। सूट फाइल कर सकते हैं? नो 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 नो। लॉजिकल क्लियर करो इस बात को। लॉ में लिखा है फर्म रजिस्टर्ड होने चाहिए, और जब सूट फाइल कर रहे हैं वो पार्टनर्स भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी एक बार पहले रजिस्ट्रेशन फर्म का हो चुका हो, और जो सूट फाइल कर रहे हो पार्टनर्स भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी जब सूट फाइल कर रहे हो उस समय जो पार्टनर्स है, जब सूट फाइल कर रहे हो उस समय जो पार्टनर्स है वो सब रजिस्टर्ड होने चाहिए। सूट फाइल करते समय ए और बी 2 ही पार्टनर थे, पुराने वाले एग्जांपल में दोनों रजिस्टर्ड थे, सूट फाइल कर सकते हैं। नए वाले एग्जांपल में ए बी सी डी 4 पार्टनर हो गए, 3 ही रजिस्टर्ड है, सूट फाइल नहीं कर सकते। तो क्लियर करें क्या लिखा हुआ, एक बार यहां देख लें। The firm or any other person on behalf of firm cannot file an action against the third party. The firm or any other person, यानी फर्म और फर्म के बिहाफ पर कोई और व्यक्ति, दैट मीन्स फर्म किसी को एजेंट अपॉइंट कर ले तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि फर्म के पास ही जब सूट फाइल करने का अधिकार नहीं है, अनरजिस्टर्ड फर्म के पास सूट फाइल करने का अधिकार नहीं है, तो किसी एजेंट को अपॉइंट करके सूट फाइल थोड़ी करा सकते हैं। क्लियर करना, आप एजेंट से वही काम करवा सकते हैं जो अधिकार आपके खुद के पास है, आप वही तो अधिकार दे सकते हैं सामने वाले को। चलिए, द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑन इट्स बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ फर्म कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द फर्म अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं साहब, नहीं चलेगा। द पर्सन सुइंग आर और have been shown in registrar of firms. The person suing are or have been shown in registrar of firms, यानी जो पार्टनर्स शो कर रहे हैं वो पार्टनर्स रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में शो किए गए हों, यानी उनका नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में होना चाहिए। जो रजिस्ट्रार है उसने जब रजिस्टर में एंट्री की तो उस रजिस्टर में नाम होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, ए रजिस्टर्ड फर्म कैन ओनली फाइल ए सूट against a third party and the person suing have been in register of firms. उन सबका नाम किस में होना चाहिए? रजिस्टर ऑफ फर्म में एज ए पार्टनर इन द फर्म। सभी का नाम होना कंपलसरी, बाकी नहीं चलेगा। नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। जैसे मान लो एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, कोई एबीसी, उधर कोई मिस्टर एक्स है, किसी बात के लिए एक्स इनसे 10,000 रुपये का सूट फाइल कर रहा है, क्लेम कर रहा है, और एबीसी भी कोई पुराने डील में 2,000 रुपये मांगते थे एक्स से। अब एक्स ने सूट फाइल किया, देखो एबीसी 2000 का सूट फाइल तो कर ही नहीं सकते, अगर अनरजिस्टर्ड है तो सूट फाइल कर सकते हैं क्या? अनरजिस्टर्ड है तो सूट फाइल कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर सूट फाइल कर भी दिया आपने सूट फाइल कर दिया और बाद में अगर सामने वाले ने प्रूव कर दिया कि आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपका सूट डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब सूट आपका नीचे आ जाएगा, आपका सूट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। कोर्ट कह देगा साहब ये सूट तो गलत है, छोड़ो इसको। यानी अनरजिस्टर्ड फर्म सूट फाइल नहीं कर सकती और गलती से कर दिया और सामने वाला बंदा ये प्रूव कर दे कि आपकी फर्म तो अनरजिस्टर्ड है और ये फर्म के बिहाफ पर डीलिंग चल रही है, एक पर्सन नहीं है, फर्म है, प्रोप्राइटर नहीं है, पार्टनरशिप है, भैया ये सूट कौन कर रहा है? तो पार्टनरशिप फर्म का तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, छोड़ो नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि एबीसी 3 पार्टनर, चल ए तू कर दे, तू कहना मैं प्रोप्राइटर हूँ, एक्स प्रूव कर दे कि ए इज नॉट प्रोप्राइटर, ए बी सी आर पार्टनर्स, आपका फर्म डिक्लाइन हो जाएगा, आपका सूट डिक्लाइन हो जाएगा। अब यहां देखो एबीसी 2000 रुपये मांगते हैं एक्स से, एबीसी 2000 रुपये मांगते हैं एक्स से,
2000 इनको लेने हैं ABC को X से, और X लेना चाह रहा है 10,000 रुपये किसी केस में। X ने तो सूट फाइल कर दिया। ABC 2000 का सूट फाइल कर सकते हैं क्या? नहीं, सूट फाइल तो कर ही नहीं सकते। मजे की बात ये कि सूट फाइल तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर X ने सूट फाइल किया 10,000 का, तो ये ABC ये भी नहीं कह सकते जैसा 2000 तो हम भी मांगते हैं, 2000 माइनस करके 8,000 की बात निपटा लो। नहीं साहब, आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, ना तो मॉनिटरी, ना किसी राइट का, ना किसी अधिकार का। यानी पार्टनर से अनरजिस्टर्ड फर्म में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें कोई डील हुई कोई टीचर से, वो पढ़ा के जाएगा और हमारा पार्टनर वहां पढ़ाने जाएगा। अगर वो केस करता है पार्टनर हमारे यहाँ पढ़ाने आएगा, तो हम वापस फर्म के बिहाफ पे नहीं बोल सकते जज साहब इसको भी हमारे यहाँ पढ़ाने आना था, ये अधिकार हमारे पास है। नहीं नहीं साहब, आप अपने अधिकार का, अपने पैसों का, किसी का भी क्लेम सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी आप सूट इनिशिएट तो कर ही नहीं सकते, और सामने वाले ने अगर आपकी उंगली कर दी तो आप उंगली हटा भी नहीं सकते, ठीक है ना। वो उंगली आपके गुदगुदी वाली उंगली चलती रहेगी। मतलब आप ना अपने अधिकारों का, ना अपने पैसों का सेट ऑफ डिमांड कर सकते हो। If an action is brought against the firm by a third party, then neither the firm nor the partner can claim any set off if the suit be valued more than ₹100। अगर 100 रुपए से ऊपर का केस है तो 100 रुपए तक का केस आज के जमाने में कौन करता? 1932 का लॉ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग क्लियर करना, प्रैक्टिकली तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो ही गया। 100 रुपए से ऊपर के केस में आप सूट फाइल नहीं कर सकते, आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हो, सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो सूट प्रैक्टिकली 100 रुपए से ऊपर का ही होता है। हाँ, लेकिन ये फिगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए तो याद रखना है, 100 रुपए से ऊपर के केस में नहीं कर सकते हो ना। और परस्यू अदर प्रोसीडिंग्स टू एनफोर्स राइट अराइजिंग फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपके अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट अराइज हो रहा है, मतलब ABC 3 टीचर्स हैं, पार्टनर्स हैं अनरजिस्टर्ड फर्म के, उन्होंने किसी D को बोला तू हमारे आगे पढ़ाएगा, और D ने बोला कि मेरे यहाँ पे भी एक बैच है, आपका एक पार्टनर C आके मेरे यहाँ पढ़ाएगा। अब C नहीं पढ़ा रहा तो सूट फाइल कर सकता है C के लिए कि C नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन आप ये राइट भी क्लेम नहीं कर सकते हो। आप ये अपने राइट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो कि सर D को भी हमारे यहाँ की ये बैच पढ़ाना था, ये क्लास पढ़ानी थी, तो आप उसको नहीं एनफोर्स कर सकते हो। अग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर्स। यानी ABC 3 पार्टनर से एक लगता है कि यार एक जो है वो हिसाब सही नहीं कर रहा है, या B ने एक को चमका दिया, बोले बाहर भाग से, हट तेरी इज्जत क्या, तेरी औकात क्या, भाग से बाहर। कोई डिस्प्यूट होगी, कोई बात होगी, सूट फाइल करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। आपस में भी सूट फाइल नहीं कर सकते। यानी एक पार्टनर फर्म के अगेंस्ट में बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता। हाँ, क्लियर करना, डिसोल्यूशन करवाना चाहता है एक पार्टनर, कहता है साहब मेरी इन कुत्तों के साथ नहीं बनती है, मुझे अब इनके साथ नहीं रहना, कट्टी 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 कट्टी। कोर्ट में जाके ये बात कहता है कि जज साहब हमने 5 साल के लिए फर्म बनाई थी, लेकिन हमारा जो प्रेम व्यवहार है उसमें अब तलवारें चल रही है, और आप प्लीज कुछ भी करके हमारा निपटाओ यार मामला, हम आगे पढ़ेंगे डिसोल्यूशन में। कई बार कोर्ट इंटरफेरेंस करता है, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं साहब यहाँ डेडलॉक इन मैनेजमेंट है, सपोज 4 पार्टनर है, 2 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए, ये बोलते हैं हाँ तो ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं हाँ तो ये बोलते हैं ना, तो कोई डिसीजन हो ही नहीं पा रहा है, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। अब डेडलॉक इन मैनेजमेंट है अगर, अब समझना, और एक पार्टनर कोर्ट पहुंच गया, बोले साहब डेडलॉक है मैनेजमेंट, हमारी फर्म की बैंड बची पड़ी, आप डिसॉल्व कराओ, तो कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है। यानी एक पार्टनर सूट फाइल कर सकता है अनरजिस्टर्ड फर्म का डिसॉल्व कराने के लिए फर्म को, और जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तब बुक ऑफ अकाउंट्स और रियलाइजेशन ऑफ शेयर के लिए, यानी बुक ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए और उसका जो हिस्सा बनता है उसको रियलाइज करने के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। डिसोल्यूशन के लिए सूट फाइल कर सकता है, और डिसोल्यूशन होते समय बुक ऑफ अकाउंट्स और अपना हिस्सा उसके लिए सूट फाइल कर सकता है। थर्ड पार्टी कैन शू द फर्म, थर्ड पार्टी शू कर सकती है, थर्ड पार्टी का पूरा अधिकार होगा। एक्सेप्शन, नो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म डज नॉट हाउएवर अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। द राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू शू द फर्म, थर्ड पार्टी फर्म को शू कर सकती है। द राइट ऑफ ए पार्टनर टू शू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, डिसोल्यूशन डिसॉल्व फर्म के लिए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए और रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर और कोर्ट रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसका हिस्सा रियलाइज करना है अनरजिस्टर्ड फर्म में से, तो जो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर कोर्ट से अपॉइंट होगा वो इंसॉल्वेंट पार्टनर का हिस्सा लेकर जाएगा, वहां पे सूट फाइल कर सकता है, वो सब कर सकता है, उसको सारे अधिकार होंगे। द राइट टू शू और क्लेम सेट ऑफ वैल्यू, 100 रुपये तक का सूट अगर सूट है तो उसमें सेटलमेंट किया जा सकता है।
एक बात क्लियर करना, अगर एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म गलती से सूट फाइल कर दे या उनके साथ कुछ गलत हो जाए और वो सूट फाइल करना चाहते हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन कराओ फिर सूट फाइल कर लो। और आपने अगर गलती से सूट फाइल पहले कर दिया, कोर्ट में अभी प्रूव हो जाएगा साहब आप तो अनरजिस्टर्ड फर्म हो, तो आपको पता डर है, तो आप फिर रजिस्ट्रेशन करवाओ, पुराना वाला सूट पहले आप विड्रॉ करो, रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर नया सूट फाइल करो। यानी एक फर्म कभी भी चाहे तब रजिस्ट्रेशन करा सकती है, कभी भी चाहे जब रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, लेकिन सूट फाइल रजिस्ट्रेशन के बाद ही हो सकता है। आप पहले सूट फाइल करो और बाद में रजिस्टर्ड करवा लो, नहीं चलेगा। पहले रजिस्ट्रेशन कराओ और बाद में सूट फाइल कराओ तो चलेगा। ये एग्जांपल्स वगैरह वही हैं जो मैंने आपको दिए थे थोड़ी देर पहले, ABC वाले जो अपन ने डिस्कशन किया था ना, ABC में से C मर गया तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर D आया तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। दोस्तों फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिसोल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।